नमस्कार। रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। रीवा शहर में निर्माण के नाम पर करोड़ों की भूमि घोटाले को लेकर कांग्रेस ने भाजपा को घेरा। नवनिर्वाचित भाजपा जिला अध्यक्ष का लाव लश्कर के साथ हुआ स्वागत समारोह। 3 पत्नियों के पति ने खाया जहर, पुलिस ने इलाज के लिए पहुंचाया अस्पताल। और मऊगंज जिले से फिर डिजिटल अरेस्ट का मामला आया प्रकाश में। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। पुनर्गठनीकरण योजना के नाम पर बेशकीमती जमीनों के बंदरबाट को लेकर आज कांग्रेस पार्टी ने बड़ा खुलासा करते हुए भाजपा को जमकर घेरा। विधानसभा में तारांकित प्रश्न क्रमांक 451 के तहत पूछे गए सवाल में कुल कितनी अराजी किस किस नाम से पते वाली फॉर्म में कितनी नियमों के शर्तों के तहत 2009 से अब तक कितनी जमीन है और आवंटित की गई है, इनका क्या रेट रहा, इस सब को लेकर सवाल पूछा गया था, जिस पर अब जवाब सामने आया है। आपको बता दें कि बाल भारती स्कूल के सामने की भूमि, पूर्व एसपी बंगले के सामने, जय स्तंभ चौक के सामने, शासकीय मुद्रालय की जमीन, खन्ना चौराहे स्थित शासकीय भूमि, कला मंदिर रोड के सामने स्थित आवासीय भूमि, सिरमौर चौराहे के बोदा रोड स्थित लोक निर्माण विभाग के परिसर की भूमि, मुख्य अभियंता कार्यालय जल संसाधन विभाग की भूमि सहित कई बेशकीमती भूखंड अब व्यावसायिक परिसर में बदल चुके हैं। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं कांग्रेस नेता विनोद शर्मा और पूर्व विधायक मऊगंज। लोकतंत्र में जनता का मंदिर विधानसभा है और जनता के मुद्दों को उठाने का सारा श्रेय विधानसभा में लोगों को विधायक चुनकर भेजा जाता है। मामला रीवा से जुड़ा है। रीवा संभाग की सरकारी जमीनों को किस तरह से कौड़ियों के दाम बेचने का काम एक समदड़िया बिल्डर को दिया गया है। राजेंद्र शुक्ला जी के खासम खास माने जाते हैं और लोकतंत्र में ये पुनर्घनत्वीकरण योजना को भारतीय जनता पार्टी डींगे पीट रही है गली गली कि इस पीपीपी मॉडल यानी पुनर्घनत्वीकरण योजना के तहत हम गरीबों को लाभ देंगे। इस पूरे योजना में कहीं भी किसी गरीब का घर बना हो वो हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जानना चाहते हैं। कहीं भी एक स्कूल बना हो इस पुनर्घनत्वीकरण योजना से वो जानना चाहते हैं। कहीं एक अस्पताल बना हो वो जानना चाहते हैं। कहीं मीठे पानी की एक आपने बूंद किसी को दी वो जानना चाहते हैं। इस पुनर्घनत्वीकरण योजना में हमारे ही जिले के प्रदीप पटेल विधायक ने मध्य प्रदेश के विधानसभा में एक सवाल पूछा मध्य प्रदेश सरकार से कि आपने कौन कौन सी जमीन इस पीपीपी मॉडल पे दे दी, तो पूरी सरकार ने दिया है जिसमें रीवा संभाग की जमीनें। अभी विनोद भाई आपको आंकड़े वाइज बताएंगे। मेरा तो यह मानना है कि 10,000 करोड़ की जमीन मात्र 70-80 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश सरकार को मिले और सारा समदड़िया और राजेंद्र शुक्ला जी ले रहे हैं। रीवा में, सतना में, मैहर में कौड़ियों के दाम जमीन को देकर भारतीय जनता पार्टी अपना रोल मॉडल यानी भ्रष्टाचार के मॉडल को सिद्ध कर रही है। और मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि लोकतंत्र में जनता के लिए सरकार होनी चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। शेष हमारे विनोद शर्मा जी आपको रीवा की जमीनों का पैसे। सबसे पहले नमस्कार। मैंने पहले भी कहा था कि जो समदड़िया को जमीन रीवा में मिल रही है, बचपन में दूरदर्शन में एक सीरियल आता था, सीरियल का नाम था शक्तिमान। तो उसमें गंगाधरी शक्तिमान होता था और शक्तिमान ही गंगाधर होता था। तो समदड़िया कुछ नहीं है, पूरा का पूरा ठेका राजेंद्र शुक्ला का और राजेंद्र शुक्ला के माध्यम से है। मैं आपको उदाहरण सहित बताता हूँ। ये पहले भी बोला था प्रत्यक्ष प्रमाण लाऊंगा, प्रत्यक्ष प्रमाण। और आज मैं विधानसभा के द्वारा जो प्रदीप पटेल ने पूछा वो प्रमाण मैं आपके सामने रख रहा हूं। जनता तक एक एक पन्ना जनता तक पहुंचाऊंगा रीवा जिले में। आपको बता दूं, बाल भारती स्कूल के सामने की जमीन 15,000 वर्ग मीटर, जो सरकारी रेट कलेक्टर गाइडलाइन का रेट होता है, आप सब जानते हैं, जनता भी सब जानती है। उसका जमीन का रेट लगभग होना चाहिए 750 करोड़ रुपए। और 750 करोड़ रुपए में सरकार को कितना मिल रहा? 16 करोड़। ये हम नहीं बता रहे हैं, ये वो ही डाटा दे रहे हैं। एसपी बंगला के सामने की जमीन, एसपी बंगला जो था उसके सामने की जमीन सर से जो कलेक्टर गाइडलाइन 350 करोड़, और सरकार को उससे कितना मिल रहा? 350 करोड़ की जगह में 1.39 1.3 350 करोड़ और यहाँ 1 करोड़। जय स्तंभ चौक के पास की जमीन ये फिर से 130 करोड़। हम उससे कितना कमाएंगे? 130 करोड़ बेच करके, यदि अपन रेट जाने।
और सरकार को कितना मिल रहा 1.9, 130 करोड़ और 1.9। खन्ना चौराहा की स्थित जमीन और खन्ना चौराहा के साथ साथ इन्होंने जवाब में भी गोलमाल किया है, बीच में बजरंग नगर स्थित भी एक जमीन को डाला है। वो दोनों जमीन मिलकर होती है 1100 करोड़। 1100 करोड़ की जमीन, 1100 करोड़ रुपए हमको फायदा मिलेगा और सरकार के खजाने में कितना जाएगा 6 करोड़, मात्र 6 करोड़। कला मंदिर रोड के सामने शासकीय आवासों का जो पीपी बनाया गया, यहाँ पे 1500 करोड़ कमाएंगे, कितना 1500 करोड़, और सरकार को कितना मिलेगा 9 करोड़। सिरमौर चौराहा, ये बोदा जो रोड स्थित है, यहाँ पे जो इनको बेच रहे हैं तो 1500 करोड़ और 530 करोड़, और कमाएंगे उससे सरकार को कितना मिलेगा 70 लाख। मुख्य अभियंता कार्यालय जल संसाधन विभाग के सामने की जो जमीन है 2500 करोड़, कितना 2500 करोड़, और सरकार को कितना मिलेगा 51 करोड़। जल संसाधन विभाग के सामने जो ये सामान कॉलोनी वाली जमीन है, इसमें सरकार ये कितना कमाएंगे 1100 करोड़, और सरकार कितनी मिलेगी 78 करोड़। ये रीवा शहर बस का आंकड़ा मैं आपको दे रहा हूँ, आगे मैं आपको आंकड़े और भी दूंगा। टोटल सरकारी रेट 8800 करोड़, 8800 करोड़, और सरकार को कितना मिल रहा है 84 करोड़। अब आप ये सोचो, यदि यही जमीन हम बाजार मूल्य को छोड़ दें, कलेक्टर गाइडलाइन के ऊपर छोड़ दें, बाजार में हम टेंडर लगा दें, ओपन कर दें, तो यही 8800 करोड़ कितने में हो जाएगा 16000 करोड़। आप सब जानते हैं कलेक्टर के यहाँ जो रजिस्ट्रियाँ होती हैं उसमें दबी में छुपी होती हैं, जो ज़मीन 500 होती है वो 1500 हो जाती है। हम 2 ही गुना कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे 3 गुना। तो ये 16000 करोड़ रुपए जो तुमने कमाए, हमारे रीवा की खून पसीने की जमीन, जो जिसको पूर्ववर्ती सरकारों ने उन जमीनों को रोका, सहेजा होगा, तो क्या तुमको बेचने के लिए आपने आखिर वो जमीन बेच करके सरकार को खजाने में मात्र 84 करोड़ देते हो और 16000 करोड़ रुपए डकार गए। ये उसी प्रकार का है। मैं आपके माध्यम से कहूंगा, अभी सौरभ शर्मा वाला केस उजागर हुआ ना, 6 साल में कितना कमाया 650 करोड़ का है, उसमें सबका नाम दर्ज है ना। यदि कहीं धोखे से राजेंद्र शुक्ला के ऊपर ईडी और सीबीआई की जांच हो जाए तो घोटाला निकलेगा 10 लाख करोड़ का। मऊगंज जिले से साइबर फ्रॉड का एक और मामला सामने आया है। इस बार बदमाशों ने युवती को बहन बनाकर मदद करने के बहाने ठगी का शिकार बनाया है। मऊगंज जिले के नईगढ़ी थाना अंतर्गत ग्राम सोनवर्षा में रहने वाली युवती निशा विश्वकर्मा को इंस्टाग्राम में एक युवक से पहचान हुई, जहां वो अपने आप को अनाथ बताकर युवती को अपनी बहन बना लिया। जिसके बाद ठग युवक ने युवती का नंबर लेकर व्हाट्सएप में कॉलिंग कर बात करने लगा। पहले ठगों ने मदद के बहाने पार्सल भेजने की बात कर युवती के माता पिता का आधार कार्ड ले लिया। जिसके बाद युवती का पार्सल फंस जाने की बात कह पूरे घर को जेल भेजने की धमकी देने लगे और युवती से 15,000 रुपये ऑनलाइन स्कैनर देकर ले लिया। बाद में कुछ समय बीत जाने के बाद फिर से डिजिटल अरेस्ट की धमकी देते हुए 15,000 रुपये ऐट लिए। कुछ समय बीत जाने के बाद ठगों ने पुलिस बनकर पूरे घर को गिरफ्तार करने की धमकी दी। जिसके बाद युवती ने 13,000 ठगों के बताए अकाउंट में ट्रांसफर किए। इस प्रकार ठगों ने युवती से 31,000 रुपये ऐट लिए। इसके बावजूद ठगों की धमकियां बंद नहीं हुई और बार बार कॉल करके युवती को मानसिक रूप से परेशान करने लगे। जिसके बाद युवती ने पूरी घटनाक्रम की जानकारी अपने परिजनों को दी और फिर डीआईजी कार्यालय पहुंचे और पूरे घटनाक्रम की शिकायत की है। इंस्टाग्राम में एक लड़का का ऐड आया, वो बोल रहा है अनाथ है, इसीलिए मैं उसको ऐड कर दी, व्हाट्सएप से हाय भेज दी। जब हाय भेज दी तो फिर वो बोला क्या बनना चाहती हो, बहन के भाई? तो हमको बोले हम आपके बहन बनना चाहते हैं। फिर इसके बाद वो 2-3 दिन हमसे बात किया, फिर बोला कि हम आपके पास पार्सल भेजना चाहते हैं, हीरे की अंगूठी और 13 तोला सोना और शॉपिंग और करके पैसा 7 लाख। हम बोले हमें कुछ नहीं चाहिए। फिर वो पार्सल तब भी कर दिया जबरदस्ती, हमारा आधार कार्ड मांगने लगा तो मम्मी का भेज दिए। इसके बाद वो मांगने लगा फिर पैसा। कल ऑफिसर बोलता है हम ऑफिसर हैं, हम आपको अरेस्ट कर लेंगे 1 घंटे के बाद, नहीं तो पैसा भेजिए, धमकी देने लगा। इसीलिए मैं उसका पैसा दे दी। पहले 15,000 डाली, फिर इसके बाद फिर धमकी देने लगा कि अगर नहीं डालोगी तो फिर अरेस्ट कर लेंगे। इसके बाद फिर मैं डाल दी 15,000 से फिर 13 में आ गया, ऐसे धमकी देने लगा। धमकी देते देते फिर ले लिया 13,000। इसके बाद फिर आज सुबह हमसे ले लिया 10 बजे 3,000। अब फिर धमकी देते रहे हैं। क्या धमकी दे रहे हैं? बोलता है अरेस्ट कर लेंगे 1 हफ्ते में, 1 घंटे के बाद, अगर नहीं दोगी पैसा तो। हम ऑफिसर बोल रहे हैं बम्बई से। कितने फोन आते हैं? लगभग 8-9 नंबर से फोन आते हैं। क्या धमकी देते हैं?
बोलते हैं कि हम अगर पैसा नहीं दोगी तो हम अरेस्ट कर लेंगे तुम्हारे पूरे परिवार को, तुम्हें भी। अगर पैसा नहीं दोगी तो हम अरेस्ट कर लेंगे 1 घंटे में, आधा घंटे में, अभी पुलिस भेज रहे हैं। यही हर वक्त बोलता है। कैसे शुरुआत हुई पूरी कहानी, कैसा शुरुआत? पूरी कहानी में यही हुई कि हम इंस्टाग्राम चलाते थे। इंस्टाग्राम से चलाते चलाते और एक लड़का का ऐड आया, बोला हम अनाथ है, इसीलिए मैं उसकी आईडियो कर दी, अपने व्हाट्सएप में जोड़ के हाय भेज दी। फिर वो बोला भाई बनना चाहती हो, हम आपको बहन बनाना चाहते हैं। हम बोले ठीक है बहन बना लो। फिर इसके बाद वो बोला कि बहन बन गई हो तो फिर पैसा हम भेज देते हैं, आपको मदद कर देते हैं बहन। इसके बाद वो मदद के लिए पार्सल कर दिया, जबरदस्ती करने लगा। हम बोले हमें नहीं चाहिए कुछ भी, तभी वो जबरदस्ती करके पार्सल भेजा। अब जबरदस्ती अब बोलता है हम ऑफिसर हैं, ये है, वही कहकर पैसा लूटने लगा है। क्या नाम है, आप कहाँ के रहने वाले? हम रहने वाले हैं कोट कुसहा। कैसे, कहाँ शिकायत की है? से संबंधित एक मामले की कल एक महिला ने रिपोर्ट की है और उसका आवेदन प्राप्त हुआ है हमको। उस पर हम साइबर सेल के माध्यम से कार्रवाई करा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी रीवा के नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता का आज भाजपा कार्यालय अटल कुंज में भव्य स्वागत किया गया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा हाल ही में संपन्न हुए 9 जिला अध्यक्षों के चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और जिले से पूर्व महापौर वीरेंद्र गुप्ता को नया जिलाध्यक्ष घोषित किया है। हालांकि इसके कयास पहले से ही लगाए जा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व महापौर वीरेंद्र गुप्ता को जिलाध्यक्ष भाजपा चुनेगी, जिसका मतलब कई राजनीतिक पंडित अपने अपने हिसाब से निकाल रहे हैं। चयन की घोषणा होने के बाद से ही लोगों द्वारा लगातार सोशल मीडिया और व्यक्तिगत रूप से वीरेंद्र गुप्ता को बधाइयां दी जा रही हैं। वहीं आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय अटल कुंज में भव्य स्वागत समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता जय श्री राम के नारे लगाते नजर आए। वहीं जमकर आतिशबाजी भी की गई। इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, पूर्व मंत्री पुष्पराज सिंह, विधायक दिव्यराज सिंह, पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष विद्या प्रकाश श्रीवास्तव, पूर्व जिलाध्यक्ष अजय सिंह पटेल, राजेंद्र ताम्रकार सहित हजारों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे और माला पहनाकर नए जिलाध्यक्ष को बधाइयां दी। इसलिए कि आज हमको ये जो नवीन दायित्व मिला है उसको ग्रहण करने के पूर्व से ही आप सबका जो स्नेह प्यार हमको मिला है उसका मैं कृतज्ञ हूं, ऋणी हूं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का सन 80 से ही मैं कार्यकर्ता रहा। भारतीय जनता पार्टी में हमने स्थानीय समिति से कार्य करना प्रारंभ किया। उसके बाद जैसे दादा ने कहा स्थानीय समिति का अध्यक्ष हुआ, लेकिन बजरंग दल विष्णु को तो संघ की शाखा में हमारा इंटरेस्ट ज्यादा था, वहां हम काम कर रहे थे। लेकिन उस समय हमारे विभाग प्रचारक दफा भारतीय जनता पार्टी का नगर मंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तब से लगातार मैं भारतीय जनता पार्टी का नगर महामंत्री, नगर अध्यक्ष, जिला महामंत्री, जिला उपाध्यक्ष, प्रदेश मंत्री, व्यापारी प्रकोष्ठ में भी हमको दायित्व काम करने का अवसर मिला। वहां मैं व्यापारी प्रकोष्ठ का जिला महामंत्री और जिला अध्यक्ष और व्यापारी प्रकोष्ठ का प्रदेश का सह संयोजक रहा। लेकिन मन में बहुत उत्कंठा हुआ करती थी कि भारतीय जनता पार्टी का जिले का महामंत्री रहा, जिला उपाध्यक्ष रहा, फिर प्रदेश मंत्री हो गया, लेकिन जिलाध्यक्ष मैं अभी तक नहीं हो पाया। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं मंच पर विराजमान अपने नेतृत्व को। मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय प्रदेश नेतृत्व को कि जिन्होंने हमारी मन की उत्कंठा को सुना और आज भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष होने का उनको गौरव प्रदान किया। इसलिए मैं सबको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। कांग्रेस पार्टी द्वारा आज नववर्ष मिलन समारोह एवं मऊ में आयोजित होने वाले विशेष कार्यक्रम को लेकर एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। कांग्रेस पार्टी द्वारा आज नववर्ष मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान पूर्व नेता प्रतिपक्ष जय सिंह राहुल, कांग्रेस ग्रामीण अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा, महापौर अजय मिश्रा बाबा सहित हजारों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यकर्ताओं से मिलन के बाद पत्रकार वार्ता के दौरान अजय सिंह राहुल ने बताया कि जय बापू, जय भीम, जय संविधान को लेकर मऊ में 27 जनवरी से प्रदेश भर में देशव्यापी आंदोलन की शुरुआत की जा रही है, जो बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मभूमि से शुरू हो रही है। यह अभियान अमित शाह द्वारा संविधान निर्माता के ऊपर की गई टिप्पणी को लेकर शुरू किया जा रहा है, जो साल भर चलेगा। वहीं आरटीओ आरक्षक द्वारा करोड़ों के घोटाले को लेकर उन्होंने जांच एजेंसियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि 100 करोड़ की वसूली तो मात्र एक आदमी से हुई है, ये हजारों करोड़ की लूट का मामला है, लेकिन सरकार इसे दबाने में लगी हुई है। और क्या कहना है कांग्रेस पार्टी का, जानने के लिए चलते हैं पत्रकार वार्ता में। राजेंद्र शर्मा जी ने नए वर्ष के उपलक्ष्य में जिले भर के कांग्रेस के वरिष्ठ लोगों की
भेंट मुलाकात का सिलसिला के लिए बुलाया गया था। उसका फ़ायदा लेते हुए आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आपके माध्यम से पूरे मीडिया के माध्यम से ये खबर हो जाए कि 27 जनवरी को मऊ में कांग्रेस का एक कार्यक्रम जय बापू, जय भीम, जय संविधान, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या से जानकारी हो जाए तो लोग बाग यहाँ से मऊ पहुँचे। और मेरा सिर्फ उद्देश्य इतना ही था, क्योंकि हमें कहा गया है कि रीवा संभाग से आप देखिए लोगों को लाने के लिए, तो भोजन भी आप लोग लें और सूचना भी पहुंचाएं, ये आपसे आग्रह है। ये जो आयोजन हो रहा है मऊ में, ये क्या रहेगा इसका कार्यक्रम, क्या उद्देश्य होंगे इसके, काहे के लिए? देखिए, अमित शाह ने जो एक संसद में बात कही थी अंबेडकर जी के बारे में, उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी ने अपनी बात उठाई और संविधान की रक्षा हो उसके लिए प्रदेशव्यापी देशव्यापी कार्यक्रम साल भर चलेगा। उसकी शुरुआत मऊ से अंबेडकर जी के जन्मस्थली से 27 तारीख को। बीजेपी नेताओं पर लगातार दुष्कर्म जैसे आरोप लग रहे हैं, उसको लेकर क्या कहना है? अब जिसकी जो प्रवृत्ति हो उसके बारे में हम क्या कहें। भारतीय जनता पार्टी के नेता कानून कायदे से अब ऊपर उठ चुके हैं, उनको कोई डर नहीं है, और जब डर नहीं रहता तो इस तरह की हरकतें होती हैं। मऊ में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में कौन कौन शामिल होने वाले हैं? प्रदेश के साथ क्या क्या राष्ट्रीय भी नेता शामिल हैं? राष्ट्र के काफी बड़ी संख्या में नेता आएंगे। हर प्रांत के प्रदेश कांग्रेस के मुख्यमंत्री, पीसीसी अध्यक्ष, इन सबको बुलाया गया है। और मेरे ख्याल से वरिष्ठ जितने नेता हैं सब मऊ के सभा में रहें। क्या संदेश देना चाहते हैं आप ऐसे आयोजनों से, क्योंकि आपको लगता है क्या कि संविधान में खतरा है या फिर संविधान को बदलने की तैयारी हो रही है? देखिए, हर आयोजन से कुछ न कुछ संदेश जाता है। संविधान में खतरा है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। यदि आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि संविधान में खतरा है जनता को, तो बहुत दुखद बात है। भारतीय जनता पार्टी हर स्तर पर, ये नहीं कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ परिवर्तन हो जाएगा, हर स्तर पर जो एक सिस्टम है उसको बदलने के प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस के जितने वरिष्ठ नेता हैं उनको भी अपने पाले में ले रहे हैं। वल्लभ भाई पटेल हो गए, गांधी जी, कुछ सबको, यदि कुछ दिन बाद चलेगा तो कहेंगे भाई सोनिया जी, इंदिरा जी भी मूल रूप से भाजपाई थे। इस तरह का जो सिलसिला है उससे भी हमें। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। अगर आप अपने कारोबार के लिए एक सुविधाजनक गोदाम, दुकान या ऑफिस की तलाश में हैं, तो ये स्थान आपके लिए उपयुक्त है। यहाँ पर 30 फीट बाय 55 फीट ऊपर और नीचे लैट बाथ अटैच और 2 बड़े कमरे अलग से उपलब्ध है। स्थान है शार्किंग होटल के बगल में, बाईपास के सामने, करैया नंबर 1। अपने व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए आज ही संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 7746095429 और 7723898220। 55 का हाल है, किराए में देना है, और ऊपर भी 30 बाई 55 का है। ऊपर 2 कमरे बने हैं और बाकी का हाल है, ये किराए में देना है। नीचे हाल है, ऊपर हाल है, लैट्रिन बाथरूम अटैच। अटैच, हाँ, लैट्रिन बाथरूम अटैच। पता क्या है? पता है गांव मही, बाईपास
के पहले सार्किन के बगल, सार्किन गार्डन के बगल में। कॉन्टेक्ट नंबर क्या है आपका? कॉन्टेक्ट नंबर 77 460 95 429 92 00 97 26 52। शुभ नाम आपका? रामायण साहब विश्वकर्मा। रीवा की ईओडब्ल्यू टीम ने सतना जिले से राजस्व विभाग के आरआई को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक सतना के बिरसिंहपुर निवासी फरियादी रमेश पांडे के द्वारा ईओडब्ल्यू कार्यालय रीवा में आरआई अजय सिंह द्वारा रिश्वत मांगने की शिकायत दर्ज कराई गई थी। फरियादी ने अपनी शिकायत में बताया था कि अजय सिंह द्वारा जमीन का सीमांकन करने के नाम पर 40,000 की रिश्वत की मांग की जा रही है। मामले में आरआई ने फरियादी से बतौर एडवांस रिश्वत 26,000 पहले ही ले ली थी, जबकि बकाया 14,000 देना बाकी था। फरियादी द्वारा की गई शिकायत सत्यापन में सही पाए जाने के बाद ईओडब्ल्यू टीम ने ट्रैप कार्रवाई सुनियोजित कर आरआई अजय सिंह को फरियादी से रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल मामले में रिश्वत लेते पकड़े गए आरोपी आरआई के विरुद्ध ईओडब्ल्यू द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया और आगे कार्रवाई की जा रही है। महिला थाना रीवा में आज 3 पत्नियों के पति ने जहर का सेवन कर लिया, जिसे इलाज के लिए पुलिस द्वारा संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपने फिल्मों में जरूर ही 1, 2 या 3 पत्नियों के पति को देखा है, लेकिन वास्तविक जीवन में ऐसा होना संभव नहीं माना जाता। फिर बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस तरह के रिश्तों को निभाते रहते हैं। ऐसा ही अनोखा मामला प्रकाश में आया है। महिला थाने में आज एक पति पत्नी का जोड़ा पारिवारिक विवाद के चलते समझौते के लिए पहुंचा था। मिली जानकारी के अनुसार ये पति की तीसरी शादी थी। इसके पहले पति की 2 और पत्नियां हैं। वहीं जो पत्नी है उसकी भी ये दूसरी शादी है, जो अभी भी साथ में रहती है, लेकिन तीसरी पत्नी अब साथ में नहीं रहना चाहती, क्योंकि उसे शिकायत है कि उसके नाम से लोन लिया जा रहा है और उसके पैसों से दूसरी पत्नियों के ऊपर खर्चा किया जा रहा है। फिलहाल आज समझौते के दौरान ज्ञानेंद्र पांडे परेशान हो गया, क्योंकि वो तीनों पत्नियों को साथ में लेकर रहना चाहता था, जबकि नाराज पत्नी अलग रहना चाहती थी। इसी बात से परेशान होकर पति ने जहर का सेवन कर लिया, जिसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले को लेकर हमने संबंधित अधिकारी और महिला से बात की। सुशीला पांडे का सुनीता पांडे। सुनीता किसका नाम है? सुनीता बीच वाली जो है। 3 पत्नियां हैं? हाँ। सुशीला, सुनीता और मैं हूँ सुमन। और पति का क्या नाम है? ज्ञानेंद्र पांडे। ये क्या करते हैं? ऑटो चलाते हैं। तो ये 3 पत्नी रखे हैं, सब हाँ। एक साथ रहते हो? नहीं, सब कोई अलग अलग रहते हैं। तो आज ये जहर कैसे खा ली? महिला थाने में आए थे। ये जहर इसलिए खा ली कि मैं इनको मतलब छोड़ के चली गई थी अपने मर्जी से, ठीक है। इसलिए लोग हमें ढूंढे ढाड़े और ये किया, और यहाँ मैं कंप्लेन की थी थाने में, इसलिए हमें तो वो जहर खा रहे। हम बोल रहे समझौता कर लो, वो समझौता नहीं करना चाहते। वो सबको तीनों को लेके साथ में चलना चाहते हैं और मेरा यूज करते हैं, मुझसे लोन निकलवाते हैं, उनको सबको खाना खर्चा सब चीज़ देते हैं। इसलिए आपको नहीं देते? नहीं देते हैं खाना खर्चा, लेकिन मेरी बच्ची का स्कूल का पढ़ाई कुछ भी नहीं, कुछ भी मतलब फीस उस नहीं जमा हो रही 2 साल से। आप मतलब पहली शादी इनके साथ आपकी? नहीं, आप पहले भी शादी कर चुकी हैं? ये दूसरी है आपकी कि तीसरी? हाँ, दूसरी है। दूसरी हाँ। शादी है। आपसे कब मुलाकात हुई थी इनकी? इनकी मुलाकात 2017 में। आज ये महिला थाने का लिए आए थे आप लोग? समझौता कराने। झगड़ा किसका था? हमारा, उसका बस हो गया, किसी का नहीं था। आपका और किसका? मेरे हस्बैंड का। हस्बैंड का? झगड़ा नहीं था, बस मैं छोड़ के चली गई थी इसलिए कि मैं मुझे समझौता कराना है। और समझौता इसलिए कि वो बोलता है मैं तीनों को लेके साथ में रहूंगा। मैं बोलती हूँ कि जब यूज करना है तो मुझे चूज करो और सबको छोड़ो। वो उसमें भी फैसला समझौता नहीं करा रहे हैं, तो मैं क्या करूँ? ये सुमन पांडे हैं, मऊ सीधी की रहने वाली हैं, और इनके द्वारा आवेदन दिया गया है कि इनके पति के द्वारा इनको परेशान किया जा रहा था, जिसके संदर्भ में आज प्रथम बार इनको महिला थाने दोनों पति पत्नी को काउंसलिंग हेतु बुलाया गया था कि क्या मैटर है क्या नहीं है। तो उसी दौरान अभी जैसे ही इनको समझाइश दी जा रही थी, इनके हस्बैंड ने बोला कि मैं बाहर से आता हूँ, और इतने में इन्होंने जहर खा लिया थाना परिसर के बाहर ही। तो इसमें ये जांच का विषय है कि इन्होंने जहर क्यों खाया है। चूँकि ये पति पत्नी का मामला था, तो ये प्रथम दृष्टया आज थाने उपस्थित हुए थे, तो दोनों को समझाइश दी जा रही थी, इतने में पति ने स्टेप ले लिया। हाँ, इसमें ये भी पता चला है कि जो इनकी पत्नी है वो भी पूर्व में 1-2 शादियां कर चुकी हैं, और ये उनके साथ 3rd हस्बैंड थे। और जो पति भी हैं वो भी 2 या तीसरी शादी है इनकी, और 2 पत्नियां पहले से छोड़ चुके हैं। तो ये दोनों रजामंदी से एक साथ रह रहे थे और शादी कर ली थी इन्होंने।
तो अब ये अभी जांच का विषय रहेगा कि आगे क्या मैटर था क्या नहीं था। जहर क्यों खाए? जहर खाने का तो चूंकि ये पति पत्नी का आपसी विवाद था जिस पर से हमने इनको बुलाया था, अब जहर क्यों खाया है ये भी जांच का विषय है इसमें और आगे जांच की जाएगी। हिंदू धर्म में गौ माता के नाम से पूजी जाने वाली गाय द्वारा 2 नहीं बल्कि 3 बछड़ों को जन्म देने का मामला प्रकाश में आया है। मिली जानकारी के मुताबिक ग्राम बांस जनपद गंगेऊ के रहवासी किसान तेजभान तिवारी के यहाँ देसी नस्ल की गाय ने बीते दिन गुरुवार को 3 बछड़ों को जन्म दिया जो स्वस्थ एवं तंदुरुस्त बताए जा रहे हैं। इस तरह की घटनाएं बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। अक्सर गाय या फिर जुड़वा बछड़ों को जन्म देती है, लेकिन देसी गाय से 3 बछड़ों को जन्म देना अलौकिक प्रतीत होता है। फिलहाल ये घटना मध्य प्रदेश के इतिहास में दूसरी और रीवा जिले की पहली घटना बताई जा रही है जहां गाय ने 3 बछड़ों को जन्म दिया है। गाय पालक तेजभान तिवारी ने बताया कि मेरी उम्र 80 वर्ष की है, लेकिन अभी तक इस तरह की बातें कभी नहीं देखी सुनी। ये पहली घटना है जब भगवान ने हमारे घर गाय माता के उदर से 3 बछड़ों को जन्म दिया, जिसे लेकर हम बेहद ही खुश हैं। ये बहुत ही दुर्लभ चीज़ आप लोग देख सकते हैं, दुर्लभ चीज़ है। अभी तक हमने पहले सुना था न्यूज़ों के माध्यम से कि जून 24 में एक सिवनी जिले में एक किसान के यहाँ एक गाय माता ने 3 बच्चियों को जन्म दिया था। ये दूसरी घटना है आपके रीवा जिले में हमारी जानकारी के अनुसार। मणिगमा तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत बांस में वार्ड क्रमांक 5 के तेजभान तिवारी जी के यहाँ गाय ने 3 बच्चों को जन्म कल सुबह 4 बजे दी है। बहुत ही अलौकिक बात है, ऐसे बहुत ही कम देखने को मिलता है। इस बारे में 1-2 लोगों से हम भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कहते हैं लोग, क्या विचार है उनके, क्या लोग इनसे प्रभावित है। लोग आ रहे हैं देखने को अंकल, बहुत आ रहे हैं। हाँ, ये तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है आपके ऊपर। हाँ, मतलब गांव। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। दुर्लभ औषधियों को संरक्षित करने के लिए सरकार अब बड़े पैमाने पर कार्य योजना बना रही है। शल्यकर्णी भी इसी दुर्लभ प्रजाति में शामिल है। देखिए रीवा 24 न्यूज की यह खास रिपोर्ट। शल्यकर्णी अति दुर्लभ प्रजाति का पौधा है जिसके बारे में कहा जाता है कि महाभारत काल में युद्ध के दौरान इससे बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया था। उस दौरान तीर, भाला और तलवार से घायल होने वाले सैनिकों को घाव ठीक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। इसकी पत्तियों और छाल के रस को कपड़े में डुबाकर गंभीर घाव में बांध दिया जाता था, जिसके चलते घाव बिना किसी चीर फाड़ के बाद आसानी से कुछ दिनों में भर जाता था। घाव भरने के लिए शल्य क्रिया में उपयोग किए जाने की वजह से इसका नाम शल्यकर्णी रखा गया। रीवा में शल्यकर्णी के संरक्षण के लिए कई वर्षों से प्रयास चल रहे हैं। यहाँ के छुहिया पहाड़ में इसके कुछ पुराने पेड़ पाए गए थे, जिनकी शाखाओं से नए पौधे अनुसंधान वृत्त की ओर से विकसित किए गए हैं। इसके अलावा जिले के ककरहटी के जंगल में भी कुछ पौधे यहाँ पर लाए गए हैं, लेकिन वर्तमान में केवल रीवा के वन अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त में ही इसे विकसित किया जा रहा है, जो कि विशेष रूप से हमारे संहिता ग्रंथों में, जो आयुर्वेद के ग्रंथ है उसमें, और उसके पहले भी महाभारत ग्रंथ में इसका वर्णन आया है। तो पुराने ज़माने में क्या होता था कि लड़ाइयाँ होती थी, लड़ाई के बाद में सैनिक घायल होते थे, तो उन घायलों की चिकित्सा बहुत जल्दी करनी पड़ती थी जिससे फिर से लड़ाई करने के लिए तैयार हों। तो उसमें एक शल्यकर्णी का वर्णन आया है। शल्यकर्णी के पत्तों का से ड्रेसिंग की जाती थी, उससे घाव जो बहुत जल्दी भरता था। लेकिन ये लगभग इतना ज़्यादा यूज़ हुआ कि वो समाज से लुप्त होने की स्टेज में आ गया। लेकिन वन विभाग के वैज्ञानिकों ने इसको कहीं से एक पौधा मिला, उसका ब्रीडिंग करा के उसका और कल्टीवेशन करा के उन्होंने डेवलप किया है। तो ये हमको अभी प्राप्त नहीं हुआ है। जैसे प्राप्त होगा हम उसके ऊपर क्लिनिकल स्टडी या मरीजों के ऊपर उसका प्रयोग करके हम देखेंगे कि वाकई में वो काम करता है कि नहीं करता है शल्यकर्णी।
हाँ, एंटीबायोटिक और वुंड हीलर, घाव और अल्सर जो होते हैं उनको भरने का काम करता है, बहुत तेजी से भरता है। हीलिंग, घाव भरना एक सामान्य प्रक्रिया है। जैसे गाँव जानवरों को चोट लगती है, उनको कौन ट्रीटमेंट करता, नहीं करता, तो वो अपने आप ही भरता है। इस प्रकार से मनुष्य का भी जो घाव होते हैं वो अपने आप भरते हैं। लेकिन हमको उस समय ये देखना है कि अधिक से अधिक, जल्दी से जल्दी घाव भरे, और जल्दी से जल्दी घाव भरेगा तो पुनः वो काम करने के लिए तैयार होगा। तो सरलीकरणी में ऐसा है, ऐसी क्षमताएं हैं कि वो जल्दी से जल्दी घाव को। रीवा नगर निगम क्षेत्र में कई दशकों से बसी हुई कॉलोनी को अवैध घोषित करते हुए लोगों को भारी भरकम विकास टैक्स की नोटिस पकड़ा दी गई। रीवा नगर निगम का अलग ही खेला है, जहां रोज नई अवैध कॉलोनियां बस रही हैं, पर नगर निगम मौन धारण किए रहता है। दूसरी ओर कई दशकों पुरानी कॉलोनी में लोगों को विकास के नाम पर भारी भरकम राशि का नोटिस थमा दिया गया है। बसे बसाए घर को उजाड़ने से रोकने के लिए अब तक बताया जा रहा है कि 25 लाख रुपए तक की राशि लोग जमा कर चुके हैं। जिनके पास राशि नहीं है उनके घर को गिराने की बात कही गई है। आक्रोशित लाडली बहनों ने कहा कि बहनों की हितैषी सरकार उन्हें बेघर करने पर उतारू है। एक और लाडली बहनों को 1000 रुपए का लॉलीपॉप देकर सरकार बनती है, तो दूसरी ओर उन्हें बेघर करने के रोज नए तरीके अपना रही है। बताया गया है कि बीते कई दशकों से लोग यहाँ रोड टैक्स, हाउस टैक्स, प्रकाश टैक्स जमा करते हैं, यहाँ तक कि कचरा टैक्स भी जमा होता है। लेकिन अब विकास टैक्स से लोग परेशान हैं, उन्हें कहीं भी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। समस्या ये है कि जैसे इसको कह रहे हैं कि अवैध कॉलोनी, और बता रहे हैं कि रीवा में 120 कॉलोनियां अवैध हैं और प्रॉपर टैक्स ले रहे हैं। तो मतलब अवैध अगर कॉलोनी थी और तुम टैक्स ले रहे हो तो अवैध काम तो तुम भी किए। अब तुम शासन बैठे हुए हो और कुछ भी डकैती डाल दो, तुम बिल्कुल साफ सुथरा हो और यहाँ पब्लिक के साथ मतलब लूटपाट मचा रहे हो। तो टैक्स प्रॉपर दे रहे हैं, बिजली का बिल प्रॉपर दे रहे हैं, पानी का कनेक्शन लेके पानी का दे रहे हैं, जो नगर निगम टैक्स सारा वो भी दे रहे हैं। अब इंजेक्शन लगा रहे हो नॉर्मल व्यक्ति को 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख का बिल थमा रहे हो कि अवैध कॉलोनी के नाम पे दो। तो अवैध में मेरा कहने का मतलब ये कि वैध हो जाएगा पैसा देने से, तो नक्शा सुधर जाएगा, इनके सामने गार्डन आ जाएगा क्या? मतलब पैसा दे के वैध करना ही मेरे समझ में नहीं आ रहा है किसी पब्लिक के कि क्या है। तो मांग बस इतनी है कि आज से इसको वैध किया जाए। अब आगे जो कुछ भी होगा, टैक्स तो दे ही रहे हैं भैया, कागजे में जब वैध करना वैध कर दो। जैसा लाडली लक्ष्मी योजना दे देते हो अरबों खरबों एक झटके में, तो एक झटके में वैध कर दो सब कॉलोनियों को। आवास दे रहे हो 2.5 लाख रुपए और इधर आवास छीन रहे हो। ये साहब यहाँ 35-40 साल से तो कुछ घर बने हैं, कुछ मान लीजिए 15-20 साल से बने, मतलब कॉलोनी में रहवासी तो आपको 40-45 साल वाले ही मिल जाएंगे। हम लोग 40-45 साल वाले हैं। देखिए इस समय हम यहाँ 50 वर्ष हो गए करीब, और हाँ ये कॉलोनी धीरे धीरे बसी है। ये पड़रा नई बस्ती के नाम से जाना जाता है। और ये जब लोग पुराने लोग घर बनाए थे, पहले ग्राम पंचायत थी, जो यहाँ के सरपंच राम रसिक पांडे जी थे, और उस समय मंजूरी की कोई अनुमति नहीं थी, ग्राम पंचायत के माध्यम से उनको अनुमति दे दी जाती थी और वो घर बना लेते थे। और नगर निगम ये बाद में हुआ, और जब नगर निगम बाद में हुआ तो लोग, कुछ लोग डायवर्सन कराएं, कुछ लोग मंजूरी लिए, और जो लोग मंजूरी भी नहीं लिए हैं तो टैक्स देने में किसी को कोई आपत्ति नहीं, भाई आप टैक्स लीजिए। लेकिन जो प्लाट का गलत ढंग से 81-82 रुपए वर्ग फुट प्लाट का ले रहे हैं, वो सबको स्वीकार नहीं है, ये गलत ढंग से है, ये अवैध कॉलोनी। जी हम लोग यहाँ पे इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि आज सुबह हम यहाँ इस कॉलोनी पे घूमते हुए आए तो लोगों ने बताया कि भैया ऐसी ऐसी समस्या आ गई है, यहाँ हम लोगों को नोटिस आई हुई है, इस कॉलोनी को अवैध घोषित कर दिया गया है। तो हमारा सरकार से और जिला प्रशासन से ये अनुरोध है कि किस बेस पे इसको अवैध घोषित किया गया। जबकि शिवराज सिंह चौहान थे तो वो कह के गए थे कि कोई भी कॉलोनी को अवैध घोषित नहीं किया जाएगा, सभी कॉलोनियों को वैध घोषित किया जाएगा और किसी को 1 रुपए नहीं देना पड़ेगा। तो हम ये पूछना चाहते हैं सरकार से कि शिवराज सिंह के हटते ही नए सीएम बैठे, ये क्या मतलब चल रहा है? आम जनता को परेशान करने का ये क्या वो चल रहा है? आम जनता अभी मंत्री जी के पास भी गई थी, इस पूरी बस्ती के लोग गए थे तो मंत्री जी ने भी मना कर दिया, बोला हमारे बस में नहीं है और आप लोगों को ये देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा, विकास शुल्क देना पड़ेगा। किसी के पास 1 लाख, किसी के पास 1.5 लाख, किसी के पास 2 लाख, किसी के पास 3 लाख, किसी के पास 4 लाख तक की नोटिस आई है। हाँ जी। और अभी शायद सुनने में आया है कि किसी को अटैक भी मतलब मार दिया है, मतलब नोटिस देकर अटैक भी मारा गया है, पीछे किसी को अटैक भी मारा है। तो ये क्या है? सरकार आम जनता का खून चूसने के लिए बनी है कि आम जनता की मतलब सेवा के लिए बनी है? आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।